हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 10 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में देखेंगे, हाल ही में ये चर्चा में रहा है। देन हम देखेंगे अर्बन नाइट सफारी के बारे में। ये भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी होगी जो कि इनॉग्रेट की जा रही है लखनऊ में। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटी के बारे में। देन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में लॉन्च किया गया सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Payments Regulatory Board in India, consider the following statements. भारत में जो भुगतान नियामक बोर्ड है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सेकंड है, इट वॉज established by replacing the board for regulation and supervision of payment and settlement system. And third, the governor of the Reserve Bank of India serves as its ex officio chairperson. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये एक गैर वैधानिक निकाय है, ये इनकरेक्ट है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप देख सकते हैं। The Payments Regulatory Board (PRB) is a statutory body constituted under Section 3 of the Payment and Settlement System Act 2007. It is not a non-statutory body as it derives its authority directly from the 2007 Act following amendments that came into effect on May 9, 2025. PRB was specifically designed to replace the earlier Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems to provide a more robust multi-stakeholders governance framework for India's burgeoning digital payments landscape. As per the structural mandate, the RBI governor serves as the chairperson, ensuring that the central bank maintains its primary role in overseeing systematic stability. ये जो बोर्ड होता है, it also includes the deputy governor in charge of payments, government nominees and external experts. Its primary functions include granting authorization for systems like UPI and RTGS, setting technical standards and addressing settlement, finality and risk management. अभी हाल ही में ये जो पीआरबी है ये चर्चा में क्यों रहा? बिकॉज आरबीआई जो है उसने हेल्ड किया द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पीआरबी इन मुंबई अंडर द गवर्नर संजय मल्होत्रा। सो ड्यूरिंग दिस मीटिंग पीआरबी ने रिव्यू किया है द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स विद इन द आरबीआई and the board examined current focus areas covering both domestic and global payment systems, reflecting India's growing role in international digital payments. ये जो पीआरबी है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय, क्योंकि जो इंडिया है वो वर्तमान समय में देखें तो इंडिया हैज वन ऑफ द
World's fastest growing digital payments market led by the platforms like UPI. सो इसलिए इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे, ये जो पीआरबी है इसके फंक्शंस की बात करें तो ये रेगुलेट और सुपरवाइज करता है ऑल पेमेंट सिस्टम्स को, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ऑल्सो डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स। सो ये चर्चा में क्यों क्यों रहा, क्योंकि पहली बार इसकी जो मीटिंग हुई उसका आयोजन किया गया मुंबई में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to India's first urban night safari in Lucknow, consider the following statements. सो लखनऊ में भारत की जो पहली शहरी नाइट सफारी है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग डेवलप्ड विद इन द कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। सेकंड, the project aims to provide a controlled nocturnal wildlife viewing experience within city limits. And third, it includes the upgradation of existing conservation hubs for gharials and turtles. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है, इंडिया की जो पहली अर्बन नाइट सफारी है जो कि स्थापित की जा रही है लखनऊ में, उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। So the safari is in the Kukrel forest area situated along the Kukrel River, a tributary of the Gomti River. So it is India's first urban night safari designed to allow residents to observe nocturnal animal behavior in a regulated environment without traveling to remote national parks. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेट करता है और अपग्रेड करता है द एग्जिस्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग कंजर्वेशन सेंटर्स फॉर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड टर्टल्स rather than replacing them. So this project emphasizes low impact lighting and restricted movement to minimize animal disturbance, serving as a model for sustainable urban planning where biodiversity protection and urban recreation coexist. सो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज लखनऊ इज नाउ सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट द कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। आपने देखा कि इसका एम है प्रमोट करना अर्बन इको टूरिज्म while strengthening wildlife conservation awareness and also to integrate conservation, education and recreation in a sustainable urban model. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Global Environment Facility, consider the following statements. सो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द रियो अर्थ समिट कन्वेंशन। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड्स ग्रांट्स ओनली टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। And third, it serves as the financial mechanism for the Minamata Convention on Mercury. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड।
आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करेगा। तो इट विल प्रोवाइड फंडिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। आप देख सकते हैं। The GEF, or Global Environment Facility, it was established in 1991, just before the 1992 Rio Earth Summit, to help developing countries address global environmental issues. So it provides funding to developing countries and economies in transition, not least developed countries. So it is the financial mechanism for several major conventions, including CBD, जिसे हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, देन UNFCCC, इसके साथ ही UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड द मिनेमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी। So recently, its scope expanded to include the BBNJ, जिसको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। So it operates by mobilizing large-scale co-financing from public and private sources, making it the largest multilateral funder of biodiversity projects globally. अभी हाल ही में ये जो ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटी है ये काफी चर्चा में रहा है, बिकॉज इसने अप्रूव किया है 52.8 मिलियन US डॉलर फॉर द 4 न्यू UN इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम लेड प्रोजेक्ट्स एट इट्स 70th काउंसिल मीटिंग। सो ये जो संस्था है GEF या ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटी, इसका उद्देश्य है सपोर्ट करना कंट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को दैट जनरेट ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड आल्सो टू इंटीग्रेट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ओशंस, केमिकल्स एंड पॉल्यूशन। सो ये स्ट्रेंथन करता है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Industrial Research and Development Promotion Program is an initiative of which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम जो है ये किस संगठन की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपको बताना है ये जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम है ये संगठन का किस संगठन की पहल है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये पहल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। आप देख सकते हैं। So recently, the government announced relaxation for deep tech startups to get recognition under the Industrial Research and Development Promotion Program. So it is a research and development program of the Department of Scientific and Industrial Research under the Government of India. और ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है रिसर्च को इन इंजीनियरिंग साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस, एग्रीकल्चरल, मेडिकल एंड सोशल साइंसेस। सो इसका जो फंडिंग और रिकॉग्निशन है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय DSIR, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से जानते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में,
और ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका फंक्शन है फोकस करना ऑन द प्रमोशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। साथ ही ये एक्टिवली कोलैबोरेट करता है विद द इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू नर्चर अ रोबस्ट इनोवेशन लेड इकोसिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization developed desalination device named सी वाटर desalination system, जिसको शॉर्ट में स्वदेश के नाम से जाना जा रहा है? आपको बताना है कि किस संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली नामक ये जो सिस्टम है इसको विकसित किया है, या ये जो उपकरण है इसको विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आप देख सकते हैं recently the Defense Research and Development Organization developed a portable desalination device named seawater desalination system. So it is designed to meet drinking water needs of soldiers in remote and field conditions, and the system can be manually operated or engine driven, and it was developed by the Defense Laboratory Jodhpur for Tri Command Services. So the manual version can be carried out by one person and it supports 10 to 12 personnel during emergencies. So it is suitable for naval operations, coastal areas and inland saline regions like Pangong So in Ladakh. So आपने देखा कि ये जो स्वदेश नामक उपकरण है जिसका पूरा नाम है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, इसको विकसित किया है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने, जो कि वर्क करता है अंडर डीआरडीओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Apparel Export Promotion Council functions under the aegis of which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जो है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करती है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्क करती है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आप देख सकते हैं सो ये रिसेंटली चर्चा में रहा बिकॉज ए सक्तीवल has been appointed as the chairman of the Apparel Export Promotion Council, marking his fifth term leading the organization. So ये जो अपैरल है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में एंड इट वाज सेट अप अंडर द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992. So it is the official body representing apparel exporters in India. It functions under the Ministry of Textiles and its main role is to promote and support exports of Indian garments and textiles globally. So ये जो
Council है, it is the most significant body representing apparel exporters in India and works towards improving the competitiveness of the Indian apparel sector. सो ये एक प्रकार से एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडियन अपैरल एक्सपोर्टर्स एंड द इंटरनेशनल कस्टमर्स। आप ध्यान रखेंगे, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।